नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सामाजिक विज्ञान, जो कि पिछले साल का पेपर है। अगर आप इस साल पेपर देना चाहते हैं या देने जा रहे हैं अगर हाई स्कूल का, तो आप ज़रूर मेरे साथ बनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आए तो मैं आपको सबसे पहले सूचित करूं। तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल पर बन जाइए, क्योंकि इस साल अगर आपको पेपर देना है तो मेरे साथ प्रिपरेशन आपका सबसे बेस्ट होगा। तो आज आपको हम बताएंगे कि कैसे सामाजिक विज्ञान का पेपर आता है, या किसी भी विषय का मैं पेपर आपको सॉल्व भी कराऊंगा जो पिछले भी साल के पेपर हैं। तो चलिए आज के पेपर को देखते हैं कैसे आता है सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि पुराने साल 2020 का 825 ओडी सेट है, जो आपके सामने है। देख सकते हैं कैसे आता है पेपर, इसके बारे में शुरू से अंत तक मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 2020 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। समय आपको पूरे 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। पूर्णांक 70 नंबर का होता है। 30 नंबर आपके विद्यालय से प्रैक्टिकल से मिलता है और 70 नंबर का आपका परीक्षा होता है। ठीक, 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, और यह प्रश्न पत्र खंड क और ख में विभाजित होता है। ठीक ना, आपको जो भी प्रश्न करना है उसके खंड क के कर रहे हैं तो खंड क लिखना होगा, और खंड क के ख के कर रहे हैं तो खंड ख लिखना होगा। उसके सामने उसके आंसर दिए गए हैं, कि उसके नंबर भी दिए गए हैं कि आप इसको कर रहे हैं तो कितना नंबर आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं आगे कैसा है पेपर। आगे देखेंगे तो देखिए इसमें दिया है कि प्रश्न पत्र के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, और प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी, अतु लघु उत्तरी और लघु उत्तरी व दीर्घ उत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके प्रारंभ में दिए गए हैं। ठीक ना, आगे देखेंगे जो आपको एक इसमें मानचित्र भी दिया जाता है, जिसको आपको अपने पुस्तक के साथ, परीक्षा पुस्तक के साथ काफ़ी अच्छी तरीक़ा से संलग्न करना होता है, मजबूती के साथ, कहीं वो खुले या गिरे न। ठीक, आगे देखेंगे तो दृष्टिबाधित परीक्षाओं जो जिनको दृष्टि मतलब देखने में जिनको कठिनाइयाँ है, उनके लिए भी इसमें मानचित्र में अलग से प्रश्न दिया गया है। उनको नक्शा नहीं भरना होता है, केवल उसका आंसर देना होता है। ठीक ना, ये भी बात आप ध्यान देंगे। जो कि खंड क में 14 नंबर का वो प्रश्न है, और खंड ख में 28 नंबर का वो प्रश्न होता है। आगे देखते हैं कैसे आते हैं प्रश्न। तो आप सर्वप्रथम देखिए यहाँ पे खंड क दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। आपको पहले भी मैंने बताया कि खंड क में बहुविकल्पी, और खंड ख में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुविकल्पी देखने को मिल जाएगा। तो खंड क में बहुविकल्पी, इसको देखते हैं बहुविकल्पी क्या है। तो इसको थोड़ा आपको सॉल्व भी कराने की कोशिश करेंगे, और बाद में भी आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस प्रश्नों का आपको सॉल्व मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक आपके मुइज़नी थे, ये भी आप बात ध्यान देंगे। और आगे देखेंगे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति आपका 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। और आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका बिल्कुल ग जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 1885 ईस्वी में हुई थी। बम्बई में अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। ये भी बात आप ध्यान देंगे। अगला दिया है कि बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक कौन थे? तो BSP के संस्थापक कांसीराम जी थे, जो कि वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं। ये भी बात आप ध्यान देंगे। अगला देखेंगे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक, आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भी बात आप ध्यान देंगे। ठीक, अगला देखते। तो आपका बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गया। अब आपका आ गया अतु लघु उत्तरी प्रश्न। अतु लघु उत्तरी प्रश्न में आप देखेंगे 2 नंबर का है, 2 नंबर का ये भी है। तो क्या है प्रश्न? असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस ले लिया गया था? समावर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए, और वियना कांग्रेस के सम्मेलन कब और कहाँ हुए थे? तो आप देखिए अति लघु उत्तरी में आपको 3 प्रश्न मिले, तीनों 2-2 नंबर के थे। और इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए, अथवा ये 3 नंबर का है, या तो ये नहीं लिख सकते हैं आप, तो अथवा में आप लिख सकते हैं संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ठीक, और आगे लिखेंगे, आगे आप जितने भी प्रश्न देखेंगे उसमें एक प्रश्न मिलेगा आपको, जितना भी प्रश्न आएगा वो बहुविकल्पी में आपको जरूर दिया जाएगा। तो बहुविकल्पी भी आप देखते चलिएगा बहुविकल्पी में क्या क्या आपको दिया है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है, राजनीति में जाति किस प्रकार के अनेक रूप ले सकते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसको कीजिए, या तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ठीक, अगला देखते हैं।
अगला में देखेंगे जो लोकतंत्र दीर्घ उत्तरी प्रश्न है आपका, बहुविकल्पी और लघु उत्तरी प्रश्न खत्म हुआ। जो 3 नंबर का था और बहुविकल्पी 1 नंबर का था और दीर्घ उत्तरी आपके 2 नंबर के थे। लेकिन यहाँ पे दीर्घ उत्तरी देखेंगे तो इसमें 6 नंबर का आता है, जो काफ़ी लंबा क्वेश्चन होता है, इसके लिखना भी आपको बहुत पड़ता है। इसमें प्रश्न है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, व्याख्या कीजिए। या तो आप इसको कीजिए या तो इसके बाद आप कर सकते हैं, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे 13 नंबर है कि महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। इसको आप कीजिए, नहीं तो कर सकते हैं, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का जो योगदान था उनका मूल्यांकन कीजिए, कैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थे। ठीक, ये तो रहे आपके खंड क के प्रश्न। लेकिन अब खंड क में जो आपको मानचित्र संबंधित प्रश्न दिया होता है, इसमें क्या होता है, इस मानचित्र में भरना होता है। प्रत्येक प्रश्न आपको हाफ नंबर मिलेगा, ये भी बात आप ध्यान देंगे। जो आपको बिल्कुल मानचित्र में इसको भरना होगा तो मानचित्र में आप भरिएगा। ठीक, तो जो 14 प्रश्न होता है इसमें आपको पूरे 5 प्रश्न दिए होते हैं, जिनको मानचित्र में आपको डिनोट करना होता है, वह स्थान कहाँ है। ठीक, तो आप देखिए कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह स्थान कहाँ है जहां पर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो नागपुर में है, जो आपका नागपुर दर्शाना होगा। ठीक, दूसरा नंबर देखेंगे, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग आपका पंजाब शहर के अमृतसर में हुआ था। ये भी बात आप ध्यान देंगे। ठीक, जनरल डायर के निर्देश पर। ठीक, अगला देखेंगे कि वह स्थान जहां कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन हुआ था, तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, तो आपका लाहौर में हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो दांडी यात्रा के दौरान वो नमक कानून तोड़े थे। ठीक, और आगे देखेंगे वह स्थान जहां गांधी जी ने किस किसान सत्याग्रह का अभियान में नेतृत्व किया, तो चंपारण में। ठीक, इसको आपको दर्शाना होगा और इसी क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जो देखने में अक्षम छात्र हैं उनको देखने में, तो वो इसका आंसर ही लिख देंगे तो उनको नंबर मिल जाएगा। ठीक ना, ये भी बात आप ध्यान देंगे। तो आपका खंड क पूरी तरह से समाप्त हो गया। बात करेंगे अब खंड ख में। खंड ख में आपका सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से होता है। तो सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे जो आपका इसमें भी आपको देखने को बहुविकल्पी 5 नंबर की बहुविकल्पी मिलती है और 5 नंबर की वहाँ पर भी आपका पूरे 10 नंबर की प्रश्न सामाजिक विज्ञान में बहुविकल्पी होता है। तो बहुविकल्पी में आप देखेंगे पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन कैसे होती है, तो हिमनद द्वारा होता है कि जल द्वारा होता है, पशुचारण द्वारा होता है, सबके द्वारा होता है। लेकिन सबसे मुख्य जो है, पर्वत पे पशु तो चरने जाएगा नहीं, लेकिन जब सबसे मुख्य जो है इसमें पवन हवाओं के द्वारा पर्वत पर मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। ठीक ना, जो भी आप लगाएं, लेकिन हमारे हिसाब से पवन जो है सबसे बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो कौन सी रबी की फसल किसके अंतर्गत आती है, तो रबी की फसल जो आपका होगा इसमें आपका गेहूं हो जाएगा। कौन सी रबी की फसल है, तो रबी की फसल आपका जो गेहूं होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जो बालक लगाया था धान, जो एक बिल्कुल गलत होगा। धान जो है वो इधर में आता है। जो आपका धान है वो खरीफ के अंतर्गत आता है, लेकिन रबी जो है वो गेहूं के अंतर्गत आएगा। ठीक ना, तो कौन सी रबी की फसल है, तो गेहूं हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो जो कभी भी खत्म होने वाला नई ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा। ठीक ना, आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। तो खनिज आधारित वह जो मिट्टी के अंदर से निकाला जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। धरातल के अंदर से खोद कर निकाला जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। तो कौन धरातल के अंदर से निकाला जाता है, जूट के समान। जूट के समान तो ऊपर पेड़ पौधे से उगाए जाते हैं। चीनी तो ये भी नहीं होगा। सूती वस्त्र भी नहीं होगा। लेकिन जो सीमेंट है ना वो पत्थर आदि से तोड़ कर बनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सीमेंट के साथ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे देखिए